हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए इस वीडियो में सी-टेट जुलाई 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अध्याय जो है हमारा 17 है और इस अध्याय का नाम है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। तो इससे हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न एक है, शिक्षण का उद्देश्य होता है ऑप्शन 1 विद्यार्थियों को ज्ञान उपलब्ध कराना, ऑप्शन 2 विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना, ऑप्शन 3 विद्यार्थियों को बताना कि पढ़ने से कुछ प्राप्त नहीं होता है, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, शिक्षण की प्रक्रिया एक त्रिस्तरीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन 1 है छात्र, 2 है शिक्षक, 3 है पाठ्यक्रम, 4 है ये सभी। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 ये सभी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिक्षक 4 चरणों वाली प्रक्रिया है। शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है, योजना, निर्देशन, मापन तथा मूल्यांकन। शिक्षण के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के है। एक है ऑप्शन 1 जो है हफ तथा डंकन, 2 है वाइगोत्स्की एवं पियाजे, 3 है हर्ज़बर्ग एवं साइमन, 4 है मॉस्लो एवं वर्टन। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हफ तथा डंकन। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है। ऑप्शन ए है ज्ञान, बी है कौशल, सी है अनुभव, डी है अभिवृत्ति। तो ऑप्शन 1 दिया है ए और बी, 2 दिया है बी और सी, 3 दिया है ए और डी और 4 दिया है ये सभी। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 4 ये सभी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 5 नंबर, अधिगम व्यक्ति के दृष्टिकोण, सोच एवं व्यवहार में बदलाव लाता है। निम्न में से कौन सा परिवर्तन अधिगम का परिणाम है नहीं है। तो 1 है मानसिक परिवर्तन, 2 है सामाजिक परिवर्तन, 3 है शारीरिक परिवर्तन, 4 है नैतिक परिवर्तन। तो चलिए बताइए हमारे 5 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो हमारे 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो है ऑप्शन 3 शारीरिक परिवर्तन। जो है शारीरिक परिवर्तन जो है नहीं लाता है, हमें निगेटिव चुनना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण के माध्यम से विकास होता है। ऑप्शन 1 है सामान्य कौशल का, 2 है विशिष्ट कौशल का, 3 है सामान्य तथा विशिष्ट दोनों का मिला जुला रूप, 4 है किसी भी प्रकार के कौशल का नहीं। तो चलिए बताइए 6 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। हमारे 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 विशिष्ट कौशल का। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अध्यापन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के डैश को उचित दिशा में प्रभावित करना, अर्थात उसके डैश को उचित दिशा में प्रभावी बनाना होता है। 1 व्यक्ति ज्ञान, 2 है व्यवहार अधिगम, 3 व्यक्तित्व परीक्षा फल और 4 है व्यवहार विद्यालय। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो 7 नंबर का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 व्यवहार अधिगम। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु होते हैं जो विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वे कौन कौन से हैं, वे विषय हैं। 1 है उद्देश्य, 2 है अधिगम अनुभव प्रक्रिया, 3 है विद्यार्थी का मूल्य निर्धारण करना, 4 है उपरोक्त सभी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अध्यापक को विद्यार्थी को अनुभव प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। 1 है शिक्षण का परंपरागत तकनीक अपनानी चाहिए, 2 है शिक्षण के लिए केवल एक विधि को अपनाना चाहिए, 3 है शिक्षण के लिए विभिन्न तरीके को अपनाना चाहिए, 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 शिक्षण के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाना चाहिए। 10 नंबर प्रश्न है, अध्यापन एक ऑप्शन 1 है एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, 2 है द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, 3 है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, 4 है बहुध्रुवीय प्रक्रिया है। तो चलिए बताइए 10 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो हमारा 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 3 हो जाएगा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता से संबंधित निम्नलिखित में से
किन सिद्धांतों का पालन किया जाता है? ए है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, बी है छात्र केंद्रिता का सिद्धांत, सी है सक्रिय सहयोग का सिद्धांत। तो ऑप्शन 1 है केवल ए, 2 है केवल बी, 3 है केवल सी, 4 है ये सभी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सभी। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न 12 है, संसार का कोई भी व्यक्ति योग्यता, क्षमता तथा कुशलता में एक समान नहीं हो सकता। यह अधिगम के किस सिद्धांत को निरूपित करता है? 1 है सक्रिय सहयोग लेने का सिद्धांत, 2 है छात्र केंद्रिता का सिद्धांत, 3 है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अधिगम का मुख्य उद्देश्य होता है 1 छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, 2 छात्रों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं लाना, 3 छात्रों को अपने मार्ग से विचलित करना, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 1, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। अब चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यूह रचनाओं में अंतर होता है। ऑप्शन 1 पाठ्य वस्तु का, 2 है उद्देश्यों का, 3 है प्रारूप का, 4 है अधिनियमों का। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, उद्देश्यों का। अब चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। 15 नंबर प्रश्न है, अध्यापन में शैक्षिक तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह शैक्षिक तकनीक की विशेषता है। ऑप्शन 1 यह वैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित होती है। ऑप्शन 2 यह मनोवैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित होती है। ऑप्शन 3 यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाती है। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में यह कथन सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है किस मनोवैज्ञानिक का है? 1 है डी एलन, 2 है डी पार्कर, 3 है सी कर्टनर और 4 है हर्जबर्ग। तो चलिए बताइए 16 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे 16 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, डी एलन। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण किस सिद्धांत पर बल देता है? ऑप्शन 1 एकल कौशल प्रशिक्षण पर, ऑप्शन 2 द्विकौशल प्रशिक्षण पर, ऑप्शन 3 बहु कौशल प्रशिक्षण पर, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एकल कौशल शिक्षण पर, ऑप्शन 1 एकल कौशल शिक्षण पर। अब चलते हैं प्रश्न 18 पर। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कौशल शिक्षण कौशल का उदाहरण है? 1 है प्रश्न पूछना, 2 है विन्यास प्रेरणा, 3 है पुनर्बलन, 4 है ये सभी। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, ये सभी। 19 नंबर प्रश्न है, शिक्षण विधियों में डैश तथा डैश को महत्व दिया जाता है। 1 कार्य प्रस्तुतिकरण, 2 रणनीति प्रयोग, 3 उद्देश्य महत्व, 4 इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारे 19 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 कार्य प्रस्तुतिकरण। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यूह रचना का अर्थ है। ऑप्शन 1 शिक्षा की रणनीति का निर्माण एवं उसका प्रयोग, 2 है शिक्षण का तरीका, 3 है अध्यापक को स्वयं में अपने व्यवहार को सुधारना, 4 है उपरोक्त सभी। तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 शिक्षा की रणनीति का निर्माण एवं उसका प्रयोग। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। 21 नंबर प्रश्न है, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन 1 बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, ऑप्शन 2 बालक को पढ़ाना, ऑप्शन 3 बालक को खेलने से रोककर उसे अध्ययन में लगाना, ऑप्शन 4 बालक को केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ने के लिए प्रेरित करना। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 1 बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। अब चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण विधि का प्रकार है? ऑप्शन 1 शिक्षक नियंत्रित अनुदेशन, 2 समूह नियंत्रित अनुदेशन, 3 शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन, 4 उपयुक्त सभी। तो चलिए बताइए 22 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
हमारे 22 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब हम चलते हैं प्रश्न 23 पर। 23 प्रश्न कह रहा है कैलर योजना अभिक्रमित अनुदेशन तथा खेल विधि शिक्षण विधि के किस प्रकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 1 है शिक्षक नियंत्रित अनुदेशन, 2 है छात्र नियंत्रित अनुदेशन, 4 है समूह नियंत्रित अनुदेशन और 3 है समूह नियंत्रित अनुदेशन, 4 है शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन। तो चलिए बताइए 30 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा। हमारा ऑप्शन 2, 3 का उत्तर हो जाएगा छात्र नियंत्रित अनुदेशन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 24 है प्रश्नोत्तर विधि अन्वेषण विधि सामूहिक वाद विवाद विधि शिक्षण विधि के किस अंग का भाग है। 1 है शिक्षण व छात्र नियंत्रित अनुदेशन, 2 है समूह नियंत्रित अनुदेशन, 3 है छात्र नियंत्रित अनुदेशन, 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है, शिक्षा व छात्र नियंत्रित अनुदेशन। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। प्रश्न 25 है बागवानी शिक्षा पद्धति के जनक निम्नलिखित में से कौन है। 1 है फ्रोवेल, 2 है मास्लो, 3 है यंग, 4 है वाइगोत्स्की। तो 25 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा। 25 नंबर का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 फ्रोवेल, ठीक है। अब हम चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पर। हमारा 26 नंबर प्रश्न है किंडरगार्टन प्रणाली के तहत बच्चों को किस प्रकार से सीखने पर बल दिया जाता है। 26 नंबर का ऑप्शन है 1 खेल के माध्यम से, 2 कक्षा अध्ययन के माध्यम से, 3 निजी ट्यूशन के माध्यम से, 4 स्वयं करके सीखने के माध्यम से। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 खेल के माध्यम से। अब चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन 1 है किलपैट्रिक, 2 है जेम्स मिल, 3 है डाल्टन, 4 है एंडरसन। तो अब हमारे 27 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन 1 किलपैट्रिक। अब चलते हैं प्रश्न 28 पर। 28 कह रहा है निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी डाल्टन शिक्षा विधि की विशेषता है। ऑप्शन 1 शिक्षा का स्वरूप व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होना, ऑप्शन 2 स्वयं करके अनुभव के माध्यम से सीखने पर बल, ऑप्शन 3 एक निश्चित समय में निश्चित कार्य करने पर बल, 4 है उपरोक्त सभी। चलिए बताइए 28 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब चलते हैं प्रश्न 29 पर। 29 नंबर प्रश्न है अध्यापक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चे किस आयु में सीखते हैं, शिक्षा की कौन सी विधि इस विचारधारा का पोषण करती है। तो ऑप्शन 1 है उस्तालॉजी विधि, ऑप्शन 2 है डाल्टन विधि, ऑप्शन 3 है मॉन्टेसरी विधि, ऑप्शन 4 है किंडरगार्टन विधि। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न 30 है पेस्टोलॉजी विधि किसने दी थी। 1 है जॉन हेनरी पेस्टोलॉजी, 2 है मार्टिन हेनरी पेस्टोलॉजी, 4 है वाइगोत्स्की और 3 है वाइगोत्स्की, 4 है पियाजे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, ठीक है, जॉन हेनरी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को सरल व प्रभावशाली बनाने हेतु विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। वे है ऑप्शन 1 केवल दृश्य सामग्री, ऑप्शन 2 केवल श्रव्य सहायक सामग्री, ऑप्शन 3 केवल दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑप्शन 4 दृश्य श्रव्य सहायक एवं दृश्य श्रव्य सामग्री। तो चलिए बताइए 31 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 दृश्य श्रव्य सहायक एवं दृश्य श्रव्य सामग्री। अब हम चलते हैं प्रश्न 32 पर। 32 नंबर प्रश्न है दृश्य श्रव्य सामग्री कैसे नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन 1 है जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे, 2 है सुंदर तथा आकर्षक, 3 है बालक को विचलित करने वाला, 4 है बालक की रुचि को बढ़ाने वाला। तो हमारा ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा बालक को विचलित करने वाला।
अगला प्रश्न है 33। बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक मदद करता है। 1 है भ्रमण, 2 है चार्ट, 3 है नमूना, 4 है कंप्यूटर। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 भ्रमण। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है बालकों के संदर्भ में वास्तविक पदार्थ का अर्थ होता है 1 वैसी वस्तुएं जिन्हें बालक केवल देखकर अनुभव प्राप्त कर सकता है। 2 वैसी वस्तुएं जिन्हें बालक स्पर्श कर अनुभव प्राप्त कर सकता है। 3 है वैसी वस्तुएं जिन्हें देखकर तथा छूकर अनुभव प्राप्त कर सकता है। 4 है बालकों के लिए वास्तविक पदार्थ एक कल्पना है। तो 34 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 वैसी वस्तुएं जिन्हें देखकर तथा छूकर अनुभव प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 35 है कि दृश्य सामग्री बालकों को सीखने की एक वैज्ञानिक विधि है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन एक दृश्य सामग्री का अंग नहीं है? ऑप्शन 1 है नमूना, 2 है चित्र, 3 है रेखा चित्र, 4 है रेडियो। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 35 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा जो है ऑप्शन 4 रेडियो। अब हम चलते हैं 36 नंबर प्रश्न पर। 36 नंबर प्रश्न है मैजिक लैंटर्न ऑप्शन 1 एक कहानी का नाम है। ऑप्शन 2 एक जादूगर द्वारा लिखित पुस्तक है। ऑप्शन 3 एक फिल्म का नाम है। ऑप्शन 4 एक चित्र प्रदर्शक यंत्र है। तो चलिए बताइए 36 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा, एक चित्र प्रदर्शक यंत्र है। ठीक है, 37 नंबर पर चलते हैं कि कक्षा अध्यापन में दृश्य साधन के रूप में किसका सर्वाधिक प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है ग्राफ का, ऑप्शन 2 है चार्ट का, 3 है ब्लैक बोर्ड का, 4 है रेखा चित्र का। तो चलिए बताइए 37 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारे 37 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 ग्राफ का। ठीक है, अब हम चलते हैं 38 नंबर प्रश्न पर। 38 नंबर प्रश्न है कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री बच्चों के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र होनी चाहिए? 1 है बुलेटिन बोर्ड, 2 है चार्ट, 3 है ब्लैक बोर्ड, 4 है रेखा चित्र। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 39 नंबर का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 38 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 बुलेटिन बोर्ड। अब हम चलते हैं प्रश्न 39 पर कि एपीडियास्कोप उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? देखिए प्रश्न नंबर 39 है एपीडियास्कोप उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 है वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, 2 है किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए, 3 है किसी वस्तु की नकल उतारने के लिए, 4 है किसी वस्तु को बड़ा देखने के लिए। तो 39 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा 2 ऑप्शन 2 किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए। अगला है 40 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रव्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? रेडियो, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न। तो चलिए बताइए 40 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे 40 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 टेलीविज़न। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उदाहरण है? ऑप्शन 1 केवल चलचित्र, 2 केवल टेलीविज़न, 3 केवल नाटक, 4 है चलचित्र, टेलीविज़न तथा नाटक तीनों। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा देखिए बताइए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4। अब हम चलते हैं प्रश्न 42 पर। किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त होता है? ऑप्शन 1 है कंप्यूटर, ऑप्शन 2 है चार्ट, 3 है रेडियो और 4 है टेलीविज़न। तो चलिए बताइए इसमें आपका उत्तर कहाँ जा रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 कंप्यूटर।
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो यहाँ जो है ऑप्शन 1 है, अध्यापक को प्रधानाचार्य से विद्यार्थियों की शिकायत करनी चाहिए। 2 है, अध्यापक को प्रधानाध्यापक से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। 3 है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। 4 है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेनी चाहिए। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अब हम चलते हैं प्रश्न 44 पर। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन 1 है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। 2 है, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। 3 है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। 4 है, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो ऑप्शन 1 है, शिक्षा समाजशास्त्र। 2 है, सामाजिक दर्शन। 3 है, मीडिया मनोवैज्ञानिक। 4 है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो चलिए बताइए 45 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो हमारे 45 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। अब हम चलते हैं प्रश्न 46 पर। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती हैं। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है। तो चलिए बताइए, ऑप्शन 1 है, ज्ञान के निर्माण। 2 है, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन। 3 है, पुनर्बलन के सिद्धांत। 4 है, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, ज्ञान के निर्माण। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन 1, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। ऑप्शन 2, शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन 3 है, शिक्षार्थी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन 3 है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। 4 है, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। प्रश्न 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन 1, विषय वस्तु में प्रवीणता। 2, बैठने की उचित व्यवस्था। 3, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। 4, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, विषय वस्तु में प्रवीणता। अब चलते हैं प्रश्न 49 पर। 49 नंबर प्रश्न है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। 1, विस्तृत व्याख्या करना। 2 है, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों
का अवलोकन करना। 3 है श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। 4 है बीज की वृद्धि के चित्र बनाना। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन 1 है लिखना, 2 है चढ़ना, 3 है कूदकना और 4 है दौड़ना। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, लिखना। लिखना जो है सूक्ष्म गति का उदाहरण है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 51 है, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। ऑप्शन 2 है प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। 3 है विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। 4 है पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 1। ऑप्शन 1 में क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। ऑप्शन 1 उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1 है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। 2 है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। 3 है, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। 4 है, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो अब हम इस प्रश्न का उत्तर, चलिए बताइए आप इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 53 पर। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो 1 है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, 2 है परीक्षण करने की प्रवृत्ति, 3 है स्मृति, 4 है अनुशासित स्वभाव। तो हमारे 53 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 1 होगा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक शिक्षक को, ऑप्शन 1 है, व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। 3 है, शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। 4 है, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। तो ऑप्शन 1 है, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ऑप्शन 2 है, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। 3 है, निरंतर गृह कार्य देते रहना। 4 है, सीखने वाले
द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो चलिए बताइए 55 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि ऑप्शन 1, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। 2, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाए। 3, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। 4, घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। अब हम चलते हैं प्रश्न 57 पर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? ऑप्शन 1 है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की व्याख्या को बढ़ावा देना। 2 है अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। 3 है समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। 4 है क्लास की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो चलिए 57 का उत्तर क्या हो जाएगा? 57 का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ऑप्शन 1 है सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप। 2 है उपचारात्मक शिक्षण। 3 है विभेदित अनुदेशन। 4 है पारस्परिक शिक्षण। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, विभेदित अनुदेशन। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? ऑप्शन 1 है यह एक उपशासक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। दूसरा है वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। तीसरा है विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। 4 है इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? तो ऑप्शन 1 है वह बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। 2 है वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। 3 है वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व का पुनर्वलित कर रही है। 4 है वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यात्मक स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, वह बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? ऑप्शन 1 है चाक्षुष। 2 है संग्रहण। 3 है तथ्यात्मक। 4 है स्पर्श संबंधी। तो 61 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हमारे 61 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चाक्षुष। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। 62 नंबर प्रश्न है, सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। ऑप्शन 1 है विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण
दूसरा है विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने। 3 है अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने। 4 है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। 1 है अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। 2 है सहपाठियों से प्रतियोगिता। 3 है अर्थपूर्ण संबंध। 4 है माता पिता की ओर से दबाव। तो चलिए बताइए 63 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो हमारे 63 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्थपूर्ण संबंध। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 64 प्रश्न है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। 2 समूह गतिविधियों के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। 3 है विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। 4 है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 65 नंबर, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सही नहीं है। हमें यहाँ निगेटिव चुनना है, जो सही नहीं है वो चुनना है। तो ऑप्शन 1 है बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति। 2 है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। 3 है बच्चे को स्वीकार करना। 4 है अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का कौन सा उत्तर हो जाएगा। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। अब है अगला प्रश्न, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन 1 है सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। ऑप्शन 2 है शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों या ग्रेडों पर। अब है ऑप्शन 3 शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। ऑप्शन 4 है शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 67, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। ऑप्शन 1 है विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। 2 है विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना। 3 है प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद। 4 है प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। ठीक है, यही हमारा जो है ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि ऑप्शन 1 है छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। दूसरा ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तीसरा है बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। और 4 नंबर ऑप्शन है कि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। अगला प्रश्न है कि सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में
अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में भिन्नता के कारण है। 1 है अभिक्षमता, 2 है अधिगम शैली, 3 है परावर्तकता स्तर और 4 है मूल्य। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अधिगम शैली। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ऑप्शन 1 है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। 2 है कोई भी सहायता न देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। 3 है उस पर एक भाषण देकर। 4 है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को ऑप्शन 1 है उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तित किया है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। 3 है व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। और 4 है स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ऑप्शन 1 है रट कर या याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। 2 है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। 3 है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। 4 है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। तो यहाँ दिया है शारीरिक दंड, 2 दिया है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, 3 दिया है प्रतियोगितात्मक कक्ष, 4 दिया है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। हाँ तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का यह आखिरी प्रश्न था। इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।